पिछले 4 साल से हज कमेटी ऑफ इंडिया मुर्दा पड़ी है। सारा काम जैसे तैसे चल रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील नौ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। आइए देखते हैं इस पर एक ख़ास रिपोर्ट। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसी साल मार्च में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह 3 महीने के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील नौ करे। तकरीबन 1.5 साल से इस वजारत को काशकारी तौर पर संभाल रही स्मृति ईरानी ने यह काम नहीं किया। इस पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर रह चुके हाफिज़ नौशाद आज़मी ने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर कर दिया। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के नटराज ने कहा कि जवाब 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर नौशाद आज़मी ने बिहार लोक संवाद से खास बातचीत की। 20 जून 2019 के हज कमेटी ऑफ इंडिया खत्म हो गई थी और एक्ट में ये लिखा हुआ है 2002 हज एक्ट में कि कमेटी की मुद्दत खत्म होने से पहले 4 माह पहले आप नई कमेटी तश्कील कर लें। और इस कमेटी को 2 बार एक्सटेंशन भी दिया गया और उसके बाद 20 जून के बाद तो कुछ भी नहीं रहा। मजबूर होकर के हमने लिखा पढ़ी बहुत किया, नहीं काम चला तो मैं अक्टूबर 2021 में हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में हमने अच्छे वकला के जरिए, नामवर वकला के जरिए रिट फाइल की। SR हेगड़े साहब, तलहा अब्दुल रहमान साहब की टीम ने बहुत मेहनत किया और तकरीबन इस मामले में 10 हेयरिंग हुई 27 मार्च 2023 तक। 9 हेयरिंग जस्टिस अब्दुल नजीर साहब ने देखा। उनके रिटायरमेंट के बाद ये मामला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के पास गया। तो स्टेट हज कमेटियां भी नहीं थी, बहुत ही कम थी। बिना उसके हज कमेटी ऑफ इंडिया बन नहीं सकती थी। तो हमने दोनों का मुतालबा किया। हमारे यूपी में 5 साल से नहीं थी, 4 साल से महाराष्ट्र में नहीं थी, MP में नहीं थी, बहुत सी जगह मैं कहा बताऊँ 28 स्टेट में उस वक्त नहीं थी। हमने सबको नोटिस कराया। तो मुख्तसर ये कि 9 हेयरिंग में ये स्टेट का मामला हो गया था। अब 10वीं हेयरिंग 27 मार्च को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने देखा और उस पर उन्होंने आर्डर किया कि 3 महीने के अंदर सेक्शन 4 और सेक्शन 17 के तहत कमेटी बना ली जाए। और उस वक्त बहस में सरकारी वकील ने कहा कमेटी बनी हुई है, बाहर कैब। उन्होंने कहा नहीं, ये पूरी बना ली जाए, तो बाहर कैब वो। अब वो कमेटी कैसे बनी थी? हमारे सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी साहब उस वक्त वजीर थे, उनकी सरबराही में जैसे तैसे वजारत में ही वो 60 रुकनी कमेटी का बनाया गई और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो मैं 7 इसलिए कह रहा हूं कि 19 मेंबरान को वोट देने का हक है और 7 मेंबरान में उन्होंने जैसे तैसे इलेक्शन कराया और उसमें भी गैर कानूनी तरीके से काम किया कि जफरुल इस्लाम साहब जो झारखंड के रहने वाले थे, यूपी से मेंबर हुए थे राज्यसभा के लिए, तो वो यूपी में भी मेंबर बन गए थे। यूपी में भी एक होना था राज्यसभा से, तो उन्होंने कर दिया यूपी कमेटी में। उसके बाद उन्हें वहां भी बना दिया गया और जबकि उनकी मुद्दत 2 महीने में खत्म होने वाली थी। तो अब जब 6 महीना गुजर गया और हज शुरू होने लगा, ठीक था, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मजबूर होकर मैंने इसकी तैयारी किया। जाहिर है कोर्ट की तैयारी करने में ही वक्त लगता है। शायद अक्टूबर में मैंने इसे फाइल करवा दिया था हमारे वकला ने और उससे अभी 24 नवंबर को सुनवाई हुई है। मैं बहुत संजीदा तौर से कुछ शुक्रगुजार हूँ अदालत अजमा का, खास तरीके से चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी सरबराही की बेंच ने बहुत इस पे संजीदगी से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और हमें 100% उम्मीद है कि उनकी सरबराही में ही इस इदारे का
ये जो हज एक्ट के तहत इस इदारे की तो कमेटी बन जाएगी इंशाल्लाह। 19 मेंबरों वाली सेंट्रल हज कमेटी के आखिरी चेयरमैन लोजपा के खगड़िया से एमपी महबूब अली कैसर थे। बिहार समेत 9 राज्यों के नुमाइंदे इसके मेंबर होते हैं। बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अब्दुल हक ने कमेटी के खदोखाल के बारे में तफसील से जानकारी दी। जैसे सेंट्रल हज कमेटी के अंदर में 19 मेंबर्स कमेटी ये बनाया गया है, जिसमें 19 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स पार्लियामेंटेशन रहते हैं, जिसमें 2 लोकसभा के मेंबर्स होंगे, 1 राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, और 9 मेंबर्स उसके अंदर ऐसे होते हैं जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस 9 मेंबर्स जो अपने स्टेट के चेयरमैन होते हैं, जो सेंट्रल में पार्टिसिपेशन के हिसाब से अपना स्टेट के मैटर को रख सकें, उसमें स्टेट का 9 मेंबर्स होते हैं और 7 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है अपने किसी भी आदमी को। वो 7 मेंबर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करके ये 19 मेंबर्स की ये कमेटी बनती है। अब ये 19 मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं हमारे चेयरमैन कौन होंगे। तो वो 19 मेंबर एक मीटिंग करके निर्णय लेते हैं। अगर वो निर्णय वोटिंग के ज़रिए हो या बातचीत से अगर किसी का सिलेक्शंस होता है चेयरमैन के लिए तो उनका सिलेक्शंस होता है। और इसके अंदर 1 चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन का इसके अंदर पोस्ट है। 19 में से 2 वाइस चेयरमैन का अपना अलग अलग काम होता है। एक एडमिन का काम देखते हैं, एक फिनांस का काम देखते हैं। तो 2 चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन जो आते हैं, एक एडमिन एक फिनांस के लिए। सेंट्रल हज कमेटी की तश्कील नौ नहीं होने की वजह नौशाद आज़मी मौजूदा केंद्र सरकार का एजेंडा बताते हैं। साथ ही वो इसके लिए स्टेट हज कमेटियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो हज से रिलेटेड जो जिम्मेदारान हैं, वो चाहे स्टेट के हों, चाहे सेंट्रल के हों, चाहे इस पे वजारत के हों, ये लोग इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आपको मैं बताऊं, स्टेट हज कमेटियों का गठन, स्टेट हज कमेटी को हज एक्ट 2002 के बाद जो दर्जात मिले है कि इतने मेंबरान होंगे। स्टेट हज कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाह स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। स्टेट के जो चेयरमैन है उन्हें वजारत का दर्जा मिला हुआ होगा। तो क्या आप बताइए कि उनकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि हज के वक्त झंडी दिखा दे है? उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वजारत को बतावे कि रवायत ये रही है कि अक्टूबर नवंबर में फार्म आ जाता था। कितने लोगों ने, कितने स्टेट हज कमेटियों के चेयरमैन ने, कितने मरकजी हज कमेटी के साबिक मेंबरान और मौजूदा मेंबरान ने वजारत को लिखा है? आप बताइए, अगर लिखा है तो वो दिखा दे। मेरे समझ से, मेरी जानकारी में बहुत बेहिसी है। तो क्या यही जिम्मेदारी है बिहार के चीफ मिनिस्टर की? क्या यही वहां के स्टेट जो अकलती फलाह बहबूद के वजीर है जमा साहब, क्या उनकी यही जिम्मेदारी है झंडी दिखा दे? नहीं नहीं, अरे इस पे आप जाइए, वजीर आजम से बात करिए, खत लिखिए, जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट के अंदर बाहर आप धरना दीजिए कि हमारे हाजियों के साथ क्या हो रहा है? सरासर नाइंसाफी हो रही है। आप ये बताइए कि आप अपनी बीमारी जो आपको लगी है उसके इलाज के लिए आपने क्या किया? जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं, जो हमारे स्टेट हज कमेटी के वजीर हैं, जिम्मेदार हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, अगर 100 मुसलमान नीतीश कुमार के पास चले जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं, तो नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के घर जा चले जाएंगे। कौन कितने लोग गए इससे? आखिर क्या है? ये हमारा इदारा हमारे जरिए ही बर्बाद हो रहा है। आप अपने 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 उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, कुछ उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या एजेंडा है? सेंट्रल हज कमेटी की तश्कील नौ नहीं होने और अफसरों की लाल फीताशाही की वजह से आज़मीन हज को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब्दुल हक कहते हैं कि इसका असर हज के खर्च से लेकर दीगर सहूलियात पर भी पड़ता है। जैसे सेंट्रल हज कमेटी में नहीं होने की वजह से आज़मीन हज को एक जब फॉर्म भरे जाते हैं
उस फॉर्म के अंदर में उनको भरने में दुश्वारी होती है कि उस दरमियान में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट उनको मांगा जाता है जो उनको बनाने का समय चाहिए होता है, उनको समय नहीं मिलता है। ऑनलाइन उनको करने का दरख्वास्त गवर्नमेंट के आदेश पे हो जाता है कि क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी जब तक कमेटी थी तो उनके एक फ़ैसले के अंदर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोविज़न थे। अब ये है कि जो अफसरान वहाँ काम कर रहे हैं वो अपने मिनिस्टर्स का सुनने के बाद वो ऑनलाइन ऑप्शंस रखते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी पहला दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। फिर जब हाजी अपने इम्बाकेशन पॉइंट में जाने के लिए जब आता है तो मालूम चलता है कि एक छोटा इम्बाकेशन पॉइंट का किराया ज़्यादा हो गया है, बड़ा इम्बाकेशन पॉइंट का किराया जहाज़ का कम हो गया है। तो इस तरीके के 100 किलोमीटर्स के दायरे में जहाज़ के किराए के ऊपर में 70-80 हज़ार का फ़र्क दिखने को मिला था इस बार 2023 के हज में। तो इस तरीके का जो भी काम होते हैं तो वो अफसरान अपने तरीके से काम करते हैं। कमेटी रहने से एक 19 मेंबर्स का जब कमेटी रहता है तो एक कलेक्टिव डिसीज़न लेने को मिलता है, काफ़ी उसके अंदर डिस्कशंस होते हैं और हाजियों को कैसे सहूलत पहुंचाने के लिए कमेटी के अंदर में बैठक पे बैठक होती है, किस काम को आसान बनाया जाए। तो इस तरीके का कोई मीटिंग नहीं है। अब ऊपर से आदेश आने के बाद नीचे के अफसरान काम कर लेते हैं तो वो आगे चल के हाजियों को ही दिक्कत होती है। जहाँ पे 19 मेंबर्स में अगर 9 मेंबर्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अपने स्टेट से काम करके वो सेंट्रल हज कमेटी में वो काम कर रहे हैं, तो अपने स्टेट का बहुत सारे मुद्दे को और परेशानियों को सेंट्रल हज कमेटी के प्लेटफॉर्म में वो रख देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब वहाँ पे कोई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने की वजह से अब पता नहीं होता है कि राज्य के अंदर में क्या दिक्कत है, हाजियों के साथ क्या दिक्कत है। अब मैं भी 2013 से 2016 के बीच में सेंट्रल हज कमेटी में मैं सदस्य के रूप में काम किया। तो वहाँ पे जो भी हमारे जोनल 2 के स्टेट्स थे जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, तो इन 4 स्टेट के अंदर में भी कोई भी दुश्वारी आती थी तो लोग हमें इन्फॉर्म करते थे, तो उनकी परेशानियों को हम सेंट्रल हज कमेटी के प्लेटफॉर्म पे हम रखते थे और उनकी परेशानियों को हम दूर करते थे। आमतौर पर नवंबर से हज फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो जाता था, लेकिन हज 2024 के लिए इस सिमत में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान बड़े सलीके से हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। हज दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस सफ़र है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इस सफ़र को लेकर जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे नारों का खोखलापन जाहिर हो जाता है। ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि मुसलमानों के मामलों को लेकर मोदी सरकार बिल्कुल संजीदा नहीं है। वो मुसलमानों के सारे मामले को या तो लटका कर रखना चाहती है या फिर इस हालत में रखना चाहती है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, वो मुसलमानों की परेशानियों को देखकर खुश हों और ये समझें कि मोदी सरकार जो मुसलमानों के साथ कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, ताकि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में हो, चाहे वो स्टेट्स की
असेंबली इलेक्शन में या लोकसभा के आने वाले चुनाव में। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ता है और कितनी जल्दी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील होती है और अगले साल के आज़मीन हज को इसका कितना फ़ायदा होता है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।